हाय फ्रेंड्स, आई एम रेणु सिंह। तो आज का हमारा एग्ज़ाम था आईबीपीएस पीओ मेंस का। तो इसका क्या कैसा क्वेश्चंस रहा मैं आपको आज वो बताती हूँ। तो हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ फर्स्ट रीजनिंग से। फर्स्ट सेक्शन हमारा रीजनिंग आया था। रीजनिंग में एज इट इज़ डिफ़िकल्ट था थोड़ा। थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था पर अच्छा था। फर्स्ट हमारा उसमें क्वेश्चंस क्या क्या था। क्वेश्चंस था हमारा क्लासिफिकेशन जो बेस था पजल के ऊपर में। पजल्स हमारे आए थे, पजल आए थे क्लासिफिकेशन वाले। और आए थे हमारे सर्कुलर, आए थे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग था हमारा। फिर सिलेक्शन बेस्ड पजल था, सिलेक्शन बेस्ड पजल। पैरेलल, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें के दो क्वेश्चंस थे। फिर लीनियर था सिटिंग अरेंजमेंट। फिर डिस्टेंस बेस्ड पजल था। ये हमारे पजल्स थे। इसके बाद हमारा इसमें एडिशनल क्वेश्चंस था, जैसे लॉजिकल रीजनिंग था, जो हमारा लॉजिकल था, रीजनिंग था। जैसे जिसमें था कि दो कंट्रीज का डेटा दिया हुआ, उस पे बेस चार हमारे क्वेश्चन थे इंटरफेरेंस के। फिर हमारा एक एजम्पशन का क्वेश्चन था। एजम्पशन का क्वेश्चन था हमारा इसमें एक, एक्चुअली एजम्पशन का ये क्वेश्चन था। इसके 6 थे क्वेश्चंस हमारे कोर्स ऑफ एक्शंस का बताने के लिए। इसके साथ इंक्लूड था हमारा कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे क्वेश्चन थे। फिर हमारा कोडिंग का क्वेश्चंस था, कोडिंग था। फिर हमारा बॉक्स बेस्ड इनपुट आउटपुट था, इनपुट आउटपुट। फिर कोडेड ब्लड रिलेशन था। हालांकि ये सेक्शन काफी टफ था कंपैरिजन टू अदर सेक्शन। इसके बाद हमारा ट्रायंगल था, एक हेक्सागोन, ट्रायंगल और सर्कल बेस कुछ ऐसा टाइप का था। वो मुझे उतना समझ में नहीं आया। एक ट्रायंगल था हमारे, उसमें सर्कल भी था। इस टाइप का क्वेश्चंस था हमारा। ये इस तरह के क्वेश्चंस थे। ये सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट था। और इसके बाद हमारा जीए का सेक्शन आया था एग्जाम में, जो जीए का सारे क्वेश्चंस थे। जैसे जीए के हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस, पर जीए अच्छा था। मतलब ये एसबीआई पीओ की तरह ना घुमा के नहीं पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा था और डुएबल था। काफी सारे अच्छे, मतलब जो लोग अच्छे से डिटेल में जीए स्टडी किए थे वो लोग अच्छा खासा 30+ मार्क्स स्कोर कर सकते थे। और ये काफी अच्छा था। जैसे हमारा फर्स्ट था कोऑपरेटिव बैंक ट्रांजिट टू एसबीएफ। इसका जैसे वो शिवालिक बैंक था ना, कोऑपरेटिव, इसका आंसर शिवालिक था। हमारा कोऑपरेटिव बैंक का था। हमारा एक ओला का था क्वेश्चन, ओला स्कूटी ओपन फॉर वुमेन इन, इसका आंसर तमिलनाडु था और इसका शिवालिक था। फिर आत्मनिर्भर रोजगार वाला क्वेश्चन था, आत्मनिर्भर का क्वेश्चन था। फिर हमारा IFCA का हेडक्वार्टर का क्वेश्चन था। फिर हमारा FX फॉर यू था, FX फॉर यू था हमारा क्वेश्चन कि किस स्कीम का बैंक, किस ये जो स्कीम है किस बैंक का है। फिर हमारा सिग्नेचर वाला क्वेश्चन था वीजा का, कि सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड बाय विच बैंक, ये क्वेश्चन था। फिर हमारा वो जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा हेड जूरी कौन था, पाब्लो, गोवा का पाब्लो था ये। फिर हमारा एक NSDL का था क्वेश्चन, टाई अप किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ हुआ है, विच इंश्योरेंस। फिर हमारा नियो बैंक्स का क्वेश्चन था। नियो बैंक्स का क्या था, वो कैसे, मतलब डिजिटल है कि नहीं, वो 100% डिजिटल है और ICICI बैंक के साथ है, आई थिंक, मुझे याद है। और ये हमारा JCB जो है, JCB कंपनी किसका है, किस कंट्री का है, ये क्वेश्चन था हमारा। फिर ओवरनाइट, वो जो ओवरनाइट लोन होता है ना, उस क्वेश्चन का था, ओवरनाइट लोन रेट का था। फिर हमारा जो प्रवासी दियर NRI डे होता है, जो भारतीय प्रवासी, वो वाला क्वेश्चन था NRI का, NRI डे का थीम था। फिर हमारा यहाँ पे सिग्नेचर वीजा कार्ड लॉन्च्ड बाय, ये क्वेश्चन था, वीजा कार्ड। फिर उड़न सैटेलाइट, सैटेलाइट ये किस कंट्री ने लॉन्च किया। फिर आई मोबाइल पे का क्वेश्चन एक था, आई मोबाइल पे लॉन्च बाय विच बैंक, इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर एक वो ट्रांसफैट का था कि कितना परसेंट, जैसे 2020 का 5% है, 21 का 3% है और 22 का 2% है, ये एक क्वेश्चन था ट्रांसफैट वाला।
मतलब ये काफी टू द पॉइंट थे कि हाँ आपको ऐसा कोई ये समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर हमारा यहाँ पे वो जो डिपार्टमेंट ऑफ डी इन्वेस्टमेंट एमओयू किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डी इन्वेस्टमेंट का हुआ था, डिस इन्वेस्टमेंट का हुआ था। डिस इन्वेस्टमेंट का एक क्वेश्चन था, एमओयू वाला किसके साथ हुआ था। फिर हमारा एक नासा का और ईएसए का क्रू इंडियन अमेरिकन पर्सन नेम क्या है, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर राजा राजा छड़ी है, मुझे याद है ये। एंड ईएसए का इसका आंसर राजा छड़ी है। और इसके बाद हमारा सिडबी का एक क्वेश्चन था कि सिडबी विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ फॉर अ सेक्टोरल डेवलपमेंट टाइप का क्वेश्चन था कुछ। फिर हमारा श्रम योगी मानधन था, जो पीए क्वेश्चन था, श्रम योगी मानधन योगी, इसका एक क्वेश्चन था। फिर हमारा एमओयू था ऑन एनएसडीएल। अच्छा ये मैंने क्वेश्चन इधर लिख दिया, हाँ एनएसडीएल। फिर हमारा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, एक फ्लोटिंग सोलर पार्क का क्वेश्चन था। फिर हमारा एसबीएम बैंक का क्वेश्चन था, कहाँ लोकेटेड है। फिर हमारा क्वेश्चन था कि पे आउट किसके साथ लिंक्ड अप है, लिंक लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके साथ हमारा एक क्वेश्चन था कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है ना, ये आत्मनिर्भर रोजगार वाला योजना था, रोजगार योजना, इसका एक क्वेश्चन था। फिर हमारा एक ऑस्ट्रेलिया ओपन का क्वेश्चन था कि किस सिटी में हेल्ड हुआ था, एनवीएफसी किस एक्ट के अंदर आता है। एनवीएफसी एक्ट पूछा था कि किसके अंदर आता है, किस एक्ट के अंदर आता है। फिर एक हमारा क्वेश्चन था कि वो जो लॉकडाउन लिसन किसके द्वारा लिखा गया है, लॉकडाउन से क्वेश्चन था, लिसन किसके द्वारा लिखा गया है, ये मतलब इसका राइटर पूछा था। फिर एक हमारा क्वेश्चन था गुरु रामदास वाला, एयरपोर्ट कहाँ पे है, मतलब ये किस सिटी में है। फिर हमारा एक क्वेश्चन था कि पिंपरी एमओयू किसके साथ हुआ था, ये हमारे क्वेश्चंस थे। इतना ही मुझे अभी तक याद है, और भी क्वेश्चंस है जो मुझे अभी याद नहीं है, नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे। इतने जितने मुझे याद थे मैंने अभी बता दिया, और इतने मैंने अटेम्प्ट भी किए हैं आई थिंक, इसीलिए मुझे इतना ही याद है। और इसके बाद हमारा सेक्शन है जो इंग्लिश वाला, मैं बताती हूँ। ये अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, पर अच्छा था। मतलब ये पेपर बोल सकते हैं कि एसबीआई की तरह ये पेपर नहीं हुआ था। हमारे इंग्लिश के सेक्शन में हमारे जो आरसी दिया था वो था इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर में था, वो हमारा आरसी था इकोनॉमिक्स। ऑब्वियसली अभी रिसेंट चीज के ऊपर में ही मोस्टली आरसी में देखने को मिलता है, तो अभी इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर ही था, तो ये तो आना ही था। तो सर्वे को जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनका ये काफी अच्छा गया। इसमें 4 क्वेश्चंस थे और काफी अच्छा था। फिर फिशरीज के ऊपर था कि एक वाटर क्राइसिस के ऊपर भी था, इसके भी सेम 4 क्वेश्चंस थे। और इसके बाद वाटर क्राइसिस के ऊपर में था, इसके भी 4 क्वेश्चन, इसके भी 4 क्वेश्चन, इसके भी 4 क्वेश्चन, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन थे। फिर हमारा डबल फिलर था, इसके भी 4 क्वेश्चंस थे। हमारा पैरा जम्बल था, इसके आई थिंक 2 क्वेश्चंस थे। और यहाँ वर्ड अरेंजमेंट था, इसके 3 क्वेश्चंस थे। कनेक्टर्स था, वो जो करते नहीं कि कनेक्ट करना रहता है वर्ड्स को, वो उस टाइप के थे। कनेक्टर्स थे, इनके भी 3 क्वेश्चंस था। क्लोज टेस्ट था, ये काफी इजी था, इकोनॉमी बेस्ड था, इसके 4 क्वेश्चंस थे। फिर वर्ड रिप्लेसमेंट था हमारा, वर्ड रिप्लेसमेंट हमारा 4 क्वेश्चन था। तो ये था हमारा आरसी का सेक्शन। और इसका मैं डिस्क्रिप्टिव भी बता देती हूँ, क्योंकि जो काफी अच्छा ही था डिस्क्रिप्टिव, मतलब जब मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स तो मोस्टली मेरे किए हुए थे। मैंने अपने एक वीडियो भी मैंने जिसमें बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसबीआई के लिए क्या क्या आ सकता है, तो उसमें मैंने क्लियरली वर्क फ्रॉम होम मेंशन किया था और वही आया था। और लेटर्स भी काफ़ी अच्छा ही था, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था। मैंने क्लियरली उस वीडियो में कहा था कि ये सारे
टॉपिक्स तो आने ही है और मेरा वो सारा टॉपिक्स किया हुआ था, इसलिए मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था, इसलिए ऐसा कोई है नहीं कि वो नहीं हो सकता। तो हमारा ऐसे का था, ऐसे में 200 वर्ड्स जो था, और इसमें था हमारा एक था वर्क फ्रॉम होम, इसका एडवांटेजेस बताना था और डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स वही। और इसका दूसरा था हमारा ई वेस्ट डिस्पोजल था, ये एक था। और हमारा लेटर में था कि आपको मतलब लैंग्वेज जो प्रॉब्लम हो रहा है, चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ एप्स, वो उस टाइप का कुछ था लिखने को। और एक था कि आप अपने ब्रांच मैनेज, आप एक लेटर लिखना था टू द बीएम, दैट इज ब्रांच मैनेजर, फॉर द मतलब डिक्लाइनिंग जो आप कस्टमर टू द कस्टमर, एक लेटर लेटर था हमारा कि ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखना था कस्टमर के पास, मतलब बीएम टू कस्टमर था फॉर दी, मतलब लोन जो डिक्लाइनिंग ऑफ द लोन, मतलब लोन डिक्लाइनिंग के लिए, जो उसका लोन डिक्लाइन हो रहा है उसके ऊपर में आपको एक लेटर लिखना था। ये काफी अच्छा था। और दूसरा था वो जो लैंग्वेज प्रॉब्लम रिलेटेड था। इस तरह के थे सारे क्वेश्चंस। और एक वो भी था कि आपको मतलब जैसे वो जो था रिजेक्ट लोन एप्लीकेशन था, रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेटर में था। फिर आपको एडिटर के पास, इसमें लेटर में एक और था कि आपको एडिटर के पास लिखना है ऑन इंक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्सटिंग एप्स, ये था लिखने को। और रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ई गैजेट, अच्छा था। मतलब ऐसे और लेटर को डिस्क्रिप्टिव पेपर इतना टफ नहीं रहता और वो नॉर्मली सभी का अच्छा ही जाता है। मेन फंडा तो रहता है कि ऑब्जेक्टिव, अगर ये आपका सही से कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तो आपका डिस्क्रिप्टिव चेक नहीं होगा, तो पहले इसका आपको देखना पड़ेगा। तो इसका हमारे पास एक और सेक्शन है, दैट इज क्वांट, दैट इज डीआई, क्वांट और डीआई सिमिलर थिंग। इसमें क्वेश्चंस थे काफी अच्छे ही थे, जैसे कि हमारा एक कैसलेट था ऑन प्रोबेबिलिटी, जो मैंने बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट किया है, प्रोबेबिलिटी। फिर लाइन दी आई थी ऑफ 6 फ्रेंड्स वाली, ये अच्छी थी। टेबुलर दी आई थी। फिर टेबुलर ऑन ऑन बोट्स थी, बोट्स एंड स्ट्रीम, वो चैप्टर है उससे रिलेटेड। फिर लाइन डी आई एज बेस्ड थी। नंबर सीरीज था। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। इसके अलावा फिर नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। इसके 2 ही क्वेश्चंस थे। और हमारे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस था। फिर डेटा सुफिशिएंसी थी। इतने ही सारे हमारे क्वेश्चंस थे। तो और ये जो जितना सारा था, पेपर काफी अच्छा था, चाहे वो आप इंग्लिश बोल ले या फिर कुछ भी, पेपर काफी अच्छा था। सबसे अच्छी बात थी इसमें जीए सेक्शन को, तो इसका कट ऑफ थोड़ा मतलब थोड़ा हाई जाएगा। अब देखते हैं कितना जाएगा। रीजनिंग का आई थिंक सेक्शनल कट ऑफ फॉर जनरल वालों के लिए 7 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मेरा प्रिडिक्शन है, माइट बी रॉन्ग हो सकता है। पर जे ऐसे वगैरह अगर अच्छा जिन्होंने लिखा होगा और जिनका जीए काफी अच्छा गया होगा, उनका क्लियर हो जाएगा अच्छे से, वो लोग इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। और ऐसा कोई पैनिक होने का नहीं है, एग्जाम काफी अच्छा था, तो इसका कट ऑफ काफी अच्छा जाएगा। अभी मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकती कितना जाएगा, क्योंकि थोड़ा ये रिस्की हो जाता है। अगर उतना नहीं जाएगा तो फिर आप लोग बोलेंगे कि नहीं तुमने गलत बोला था, तो इसीलिए थोड़ा ये प्रिडिक्शन करना डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट पेपर रहता है तो मेरे लिए प्रिडिक्शन करना इजी हो जाता है, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर में वो समझ में आ जाता है कि कितना जाएगा। और थोड़ा पेपर जहाँ इजी हो जाता है तो कट ऑफ थोड़ा वैरी हो जाता है, क्योंकि सभी का मोस्ट प्रोबेबली सभी का एग्जाम्स अच्छा ही जाएगा। क्योंकि इसमें जीए काफी अच्छा था, तो जीए में से काफी सबने अच्छा स्कोर किया होगा। रीजनिंग अगर टफ था तो उसका अगर अगर मान ले पकड़ के रखे रीजनिंग का, तो भी 15 मार्क्स तक तो काफी लोगों ने अटेम्प्ट किए ही होंगे, 12 to 15 मार्क्स के। फिर मैथ्स में भी नियर अबाउट, चलिए मैं लिख के बताती हूँ। रीजनिंग का नियर अबाउट
12 to 15 मार्क्स के सभी ने अटेम्प्ट किए होंगे। मैथ्स का भी इससे इतना ही होगा या इससे एक ज्यादा ही हो सकता है। मैं इसको 14 to 16 पकड़ती हूँ। इंग्लिश बहुत जनों का अच्छा गया होगा, जिनका कमांड अच्छा है उनका बहुत अच्छा गया होगा, तो ये मैं पकड़ के रखती हूँ। 17 to 20 पकड़ के रखती हूँ। फिर इसके बाद हमारा जीए। जीए तो बहुत जनों का अच्छा गया है। जिन लोगों ने मेरे साथ एग्जाम दिया था, जिनको मैं जानती हूँ, मेरे फ्रेंड्स सभी का जीए अच्छा गया है। तो ये जिन्होंने अच्छे से जीए प्रिपेयर किया था उन लोगों ने 30+ अटेम्प्ट किया होगा। मैं उतना ना लिख के मैं 25 to 30 ही लिखती हूँ। ये इतना गया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ अच्छा जाएगा। फॉर जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जाना चाहिए 70 तो जाएगा ही जाएगा, ये मेरे हिसाब से है। इसीलिए मुझे लगा कि 70 तक जाएगा। मैं ऐसे बोल रही हूँ पर मैं फिर भी इसको 65 पकड़ के रखती हूँ। 65 टू मैं 75 तक पकड़ के रखती हूँ। ये फॉर आज उतना श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती हूँ कि कितना जाना चाहिए, पर ये इतना के ऊपर जाएगा ही। 65 तो जाएगा ही जाएगा, उसके ऊपर तो जाएगा ही मुझे जहाँ तक लगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में जिन लोगों का भी अगर ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर छूट गया होगा बीच में, तो वो ऐसे का टेंशन ना ले। अगर आपने लेटर कंप्लीट किया होगा और ऐसे कुछ भी लिखा होगा, नियर अबाउट 100 वर्ड्स प्लस भी लिखा होगा, तो आपका सेक्शनल क्लियर हो जाएगा ऐसे का। ऐसा कोई टेंशन का नहीं है। हाँ, अब देखना ये है कि आपका अगर ये सेक्शन क्लियर नहीं होगा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश चाहिए, तो फिर आपका ऐसे चेक डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक नहीं होगा। तो इसीलिए आप ये देखिए कि कितना जाएगा। और रीजनिंग का आई थिंक सभी को थोड़ा टफ लगा, तो रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ 5 to 7 जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर, दैट इज़ फॉर इंटरव्यू। जिनका अच्छा गया वो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, और जिनका नहीं गया है डोंट वरी, अभी और भी एग्जाम्स है। थैंक यू।